Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे. There are only 2 articles in this chapter. ये oral evidence से related है. So let's start with first article, article 70, proof of facts by oral evidence. The article states all facts, तमाम किस्म के फैक्ट्स जितने भी हैं, चाहे वो फैक्ट इन इशू हो, चाहे वो रेलेवेंट फैक्ट्स हों, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अलावा जितने भी फैक्ट्स हैं मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, उनके रिगार्डिंग हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं. सिर्फ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते. अब ये कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं? देखें, कोई भी डॉक्यूमेंट है, फॉर इंस्टेंस कोई गिफ्ट डीड है, कोई सेल डीड है, कोई विल है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसके रिगार्डिंग हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते कि इसमें ये कुछ लिखा है. ये एक जनरल रूल बताया गया है इस आर्टिकल 70 में. कोई भी जो डॉक्यूमेंट होगा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यही है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमने ओरल एविडेंस नहीं देनी. अगर कोई डॉक्यूमेंट है, फॉर इंस्टेंस मेरा बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है, रिटन फॉर्म में है, एक डॉक्यूमेंट है उसका. अगर तो मैं उस डॉक्यूमेंट से ये कोर्ट में जाके ये नहीं कह ओरल एविडेंस दे सकता कि जी मेरे और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमने उससे राइटिंग में लिखा था, उस कॉन्ट्रैक्ट की ये हमने क्लॉजेस डाली थी. अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसको प्रूव करना है तो पहली बात ये कि उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा और हमें उस डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस को, उसकी लीगैलिटी को प्रूव करना पड़ेगा. अब इसकी 2 ही सूरतें हो सकती हैं. देखिए, मेरा और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, मैं वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पहली बात तो है उसको प्रेजेंट करूंगा कि ये देखें जी हमारा राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. सेकेंडली, अब वो एडवर्स पार्टी जो बी है, या तो वो उस डॉक्यूमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो मेरा और उसके दरमियान हुआ था, वो उसको एडमिट कर लेगा. पहली बात. अगर वो उसको एडमिट नहीं करता तो मुझे उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे और बी के दरमियान ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था. अब वो हमने कैसे प्रूव करना है? ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके नीचे सिग्नेचर्स होंगे जो विटनेसेस के, हम उनको लेके आएंगे. उस डॉक्यूमेंट को मैं प्रूव करूंगा कि यस मेरे और बी के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. अब जब वो डॉक्यूमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट या तो एडमिट हो गया है या वो प्रूव हो गया है, इन दोनों सूरतों में मुझे उसको, उसके कंटेंट्स को, कि उसके में क्या क्या लिखा हुआ है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. जब डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया या वो एडमिट हो गया तो उसके कंटेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाते हैं. ये जनरल रूल है. इससे रिलेटेड मैंने फिर अपनी एविडेंस ओरल मैंने नहीं देनी. मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है या उसको एडमिट किया जाएगा तो उसके कंटेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कोर्ट उसको देख लेगी, वो प्रूव होंगे. सो ये था जनरल रूल कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते. सिर्फ उसके अलावा आप जितने भी फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं. कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट प्रूव होता है, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया तो वो उसके प्रूव होने के बाद उसके कंटेंट्स ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाते हैं. आर्टिकल 71, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, कि ओरल एविडेंस जो भी आपने देनी है, जिन भी फैक्ट से रिलेटेड आपने देनी है, वो डायरेक्ट होनी चाहिए. अब इसको समझते हैं. ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट, वो डायरेक्ट होनी चाहिए. अब ये डायरेक्ट को फर्दर यहाँ पे 4 सिचुएशंस में एक्सप्लेन किया गया है. दैट इज़ टू से, नंबर 1, if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it. यानी जो कुछ भी ऐसे, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ए ने बी का मर्डर किया, सी ने उसको ए को बी का मर्डर करते हुए देखा. यहाँ पे सी आके कोर्ट में ये एविडेंस दे रहा है कि मैंने ए को बी का मर्डर करते हुए खुद देखा है, वो आई विटनेस है. तो ये ओरल एविडेंस उसकी डायरेक्ट एविडेंस है. दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है कि ए ने बी का मर्डर किया, सी ने जाके डी को बताया कि
ए ने बी का मर्डर किया, तो यहाँ पे डी कोर्ट में आके कहना शुरू कर दे कि जी मुझे सी ने बताया है कि ए ने बी का मर्डर किया, उसने खुद नहीं देखा, ये हेयर से एविडेंस है और हेयर से एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो पहली बात है, ओरल एविडेंस हम तब दे सकते हैं जब किसी ने कुछ होते हुए देखा हो, उसने अपनी आंखों से देखा हो, आई विटनेस हो, तो वो डायरेक्ट एविडेंस होगी। सेकेंडली, if it refers to a fact which could be heard, it must be evidence of a witness who says he heard it। अब दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि किसी ने कुछ सुना हो तो वो उसकी जाके एविडेंस दे सकता है। फॉर इंस्टेंस ए ने बी का मर्डर किया और उनके दरमियान एक वॉल थी और वॉल की दूसरी साइड पे सी खड़ा था। सी ने पहले सुना है कि जी ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, फिर उसने उस पर फायर शॉट किए हैं, ये सब कुछ सी वॉल की दूसरी तरफ खड़ा हुआ सुन रहा था। तो यहाँ पे सी कोर्ट में आके अगर विटनेस एज ए विटनेस अपनी एविडेंस देता है तो ये एविडेंस भी डायरेक्ट होगी। पहली बात होगी कि किसी ने कुछ देखा हो तो उससे रिलेटेड एविडेंस देगा। दूसरी बात आ गई कि किसी ने कुछ सुना हो तो वो भी डायरेक्ट एविडेंस काउंट होती है। थर्ड सिचुएशन, if it refers to a fact which could be perceived by any other sense in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner। लास्टली थर्ड सिचुएशन में इन्होंने ये इसको फर्दर थोड़ा ओपन अप कर दिया है कि ये कहा गया है कि किसी ने भी अपनी सेंसेस के थ्रू कुछ भी परसीव किया हो तो वो उससे रिलेटेड आके एविडेंस दे सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई डेड बॉडी कहीं पे एक पर्सन गुजर रहा था और उसको किसी डेड बॉडी की स्मेल आई, उसने फिर पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, तो यहाँ पे वो पर्सन कोर्ट में आके ये एविडेंस दे सकता है कि मैं वहाँ से गुजर रहा था, मुझे स्मेल आई, तो मैंने पुलिस को कॉल की कि ये डेड बॉडी की स्मेल हो सकती है। वो यहाँ पे उसने क्या किया था, उसने अपनी सेंस के थ्रू इसको परसीव किया था, तो वो यहाँ पे जो आके एविडेंस देगा वो डायरेक्ट एविडेंस होगा। जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं, उनके थ्रू अगर कुछ भी परसीव करता है कोई पर्सन तो वो उससे रिलेटेड आके अगर एविडेंस देता है तो वो डायरेक्ट एविडेंस ही होगी। सिंपल अगर करें तो हेयर से एविडेंस जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट होनी चाहिए, जिसमें ये फर्दर सिचुएशंस आ रही हैं। किसी ने सुना हो, देखा हो, अपनी सेंसेस के थ्रू किसी ने परसीव किया हो तो वो उससे रिलेटेड एविडेंस डायरेक्ट होगी। नंबर 4, फोर्थ सिचुएशन, इफ़ इट रेफर्स टू एन ओपिनियन or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds। हम ये पीछे ओपिनियन का चैप्टर पोर्शन भी करके आ रहे हैं कि वो रेलिवेंट एविडेंस होती है जिसमें एक्सपर्ट्स वगैरह आ जाते हैं। फोर्थ सिचुएशन में ये यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ओपिनियन कोई पर्सन देता है या जिन ग्राउंड्स की बेस पे वो ओपिनियन दे रहा है उसको भी डायरेक्ट एविडेंस ही कंसिडर किया जाएगा। सो 4 सिचुएशंस बता दी गई हैं आर्टिकल 71 में। किसी ने देखा हो, किसी ने सुना हो, किसी ने अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव किया हो, और फोर्थ वन थी जो ओपिनियन ऑफ द किसी पर्सन की होगी, कोई थर्ड पर्सन है, कोई एक्सपर्ट है जो और जिन ग्राउंड्स की बिना पे उसने वो ओपिनियन अपनी फॉर्म की है तो उसकी एविडेंस भी कोर्ट में डायरेक्ट एविडेंस ही मानी जाएगी। अब इसके साथ यहाँ पे फर्दर 3 जो हैं वो प्रोवाइजोज ऐड की गई हैं इस आर्टिकल 71 में। सो फर्स्ट प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन होगी एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटेज कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल, एक्सपर्ट्स की ऐसी ओपिनियन जो कि उन्होंने किसी रिटन फॉर्म में पब्लिश की है, जो कि कॉमनली लोग उसको बाई करते हैं। किसी ने कोई किताब लिखी है, कोई न्यूज़पेपर में कोई अपनी ओपिनियन दे दिया, किसी एक्सपर्ट ने किसी रिसाले में, नॉवल में दे दी है, सो वो सारी ओपिनियन भी रेलिवेंट होंगी। एंड द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रीटीज़। सो वो जो ट्रीटीज़ उन्होंने रिटन फॉर्म में उसकी ओपिनियन है वो भी डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे ही ली जाएंगी। लेकिन किन सिचुएशंस में ली जाएंगी वो आगे फर्दर कह रहे हैं। इफ़ द ऑथर इज़ डेड,
या तो वो जिस पर्सन जो एक्सपर्ट था जिसने वो ओपिनियन दी कि जिसको उसने किसी रिटन फॉर्म में लिखा और वो पब्लिश किया गया, फिर वो कॉमनली लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं, अगर तो वो पर्सन डेड हो चुका है और कैन नॉट बी फाउंड, या वो कहीं गुम हो गया, वो मिल नहीं रहा, और हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या वो इनकेपेबल हो गया है, वो एविडेंस नहीं दे सकता, और कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस विच कोर्ट रिगार्ड्स एज अनरीजनेबल, या फिर वो उसको कोर्ट में लाने के लिए बड़े एक्सपेंस लग जाएंगे और वो बड़ा डिले हो जाएगा मैटर। तो इस सिचुएशन में अगर ऑथर डेड हो गया, मिल नहीं रहा, इनकेपेबल हो गया, उसको कोर्ट में एज ए विटनेस लाया नहीं जा सकता, तो इन सिचुएशन में वो जो उसकी रिटन फॉर्म में जो उसकी कोई बुक थी, कोई नॉवल थी, कोई न्यूज़पेपर था, वॉटएवर जो कुछ भी रिटन फॉर्म में था जो कि पब्लिश किया गया है, जिसको लोग ख़रीद सकते हैं, तो आप उसको भी कोर्ट में लेके आ सकते हैं, उसकी उस बुक को, उस नॉवल को, और वो कंसिडर एज डायरेक्ट एविडेंस ही की जाएगी उस पर्सन की। नेक्स्ट प्रोवाइजो, provided further that if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing, अब यहाँ पे material thing से related proviso है कि अगर हम कोर्ट में जाके कोई एविडेंस दे रहे हैं किसी मटेरियल थिंग से रिलेटेड, मटेरियल थिंग मीन्स कोई बुक है, कोई पेन है, कोई मोबाइल है, कोई कार है, कोई भी मटेरियल थिंग है, उसकी एग्जिस्टेंस या उसकी कंडीशन से रिलेटेड हम एविडेंस दे रहे हैं कि वो टूटी हुई है, वो ठीक है, जो कुछ भी है उसकी कंडीशन से और उसकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हम एविडेंस दे रहे हैं, द मटेरियल थिंग अदर देन ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अलावा कोई भी मटेरियल थिंग है, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection। तो यहाँ पे जिस मटेरियल थिंग की कंडीशन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हम एविडेंस दे रहे हैं, तो कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है, अगर उसको लगे कि नहीं पहले जिस मटेरियल थिंग से जिस चीज़ से रिलेटेड आप एविडेंस दे रहे हो अपनी उसको प्रोड्यूस करो, कोर्ट उसको फिर इंस्पेक्ट कर सकती है। ये दूसरी प्रोवाइजो थी। And the last proviso is provided further that if a witness is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence, or his attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court regards as unreasonable, यहाँ पे इन्होंने फर्दर इसको एलेबोरेट करके ये प्रोवाइजो रखी है कि अगर कोई विटनेस था वो डेड हो चुका है, वो मिल नहीं रहा, वो इनकेपेबल हो गया, वही सारी पिछली बातें आ गई, या फिर वो कोर्ट में उसको लाया नहीं जा सकता, तो इन सिचुएशन में अ पार्टी शैल हैव द राइट टू प्रोड्यूस शहादा अला अल शहादा by which a witness can appoint two witnesses to depose on his behalf except in cases of हदूद। तो यहाँ पे शहादा अला शहादा ये होता है कि कोई भी विटनेस अगर वो कोर्ट में आ नहीं सकता तो वो अपनी जगह पे दो विटनेसेस को अपॉइंट कर देता है कि मेरे बिहाफ पे आप जाके कोर्ट में ये एविडेंस दे दो। लेकिन ये जो शहादा अला शहादा होंगे ये हदूद के केसेस में आके एविडेंस नहीं दे सकते, बाकी केसेस में आ सकते हैं। सो ये था आर्टिकल 71। इसमें सिंपल अगर इसको करें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए। जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो ये हम बड़ा सुनते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस, तो जब भी डायरेक्ट एविडेंस की बात आएगी वो आर्टिकल 71 से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि किसी पर्सन ने कुछ सुना हो, कुछ देखा हो, अपनी जो उसकी सेंसेस हैं उससे उसने कुछ परसीव किया हो, तो उनसे रिलेटेड वो आके एविडेंस दे सकता है और वो डायरेक्ट एविडेंस कंसिडर होगी। प्लस अगर कोई एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है तो वो भी डायरेक्ट एविडेंस काउंट होगी। इसके अलावा इसमें जो प्रोवाइजोस थी उसमें ये था कि जो एक्सपर्ट्स अगर वो उनकी डेथ हो गई है, वो कोर्ट में नहीं आ सकते, वो इनकेपेबल हो गए हैं, वॉट तो उन्होंने अगर उनकी इन राइटिंग कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई बुक है, कोई नॉवल है, तो वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो वो भी डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे ही कंसिडर किए जाएंगे। प्लस अगर कोई मटेरियल थिंग से रिलेटेड हम एविडेंस दे रहे हैं तो कोर्ट उसको कॉल भी कर सकती है कि वो चीज़ मेरे सामने लेके आओ, मैं इसको खुद देखूंगी, इसकी कंडीशन, इसकी एग्जिस्टेंस। प्लस लास्टली ये था कि अगर कोई विटनेस डेड हो गया हो, वो मिल ना रहा हो,
वो कोर्ट में आ नहीं सकता, तो वो अपनी जगह पे 2 विटनेसेस को अपॉइंट कर सकता है जो उसके बिहाफ पे जाके एविडेंस देंगे। इसको शहादा अला अल शहादा कहते हैं। बट ये सिर्फ ये हदूद के केसेस में नहीं होता, बाकी सब केसेस में ये एप्लीकेबल होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए और हम कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अलावा हर फैक्ट से रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।